Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Testbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेस्टबुक.com। और हम डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना था क्या? पिछली क्लास में हमने जब इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट को पढ़ना शुरू किया था तो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में कहाँ तक पहुंच चुके थे हम इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में पहुंच चुके थे लखनऊ पैक्ट तक। ठीक है, लखनऊ का जो ऐतिहासिक समझौता मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था, प्रीवियस क्लास में हमने उसके बारे में जाना था। और लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर क्या हुआ था कि कांग्रेस का जो डिवीजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो नरम दल और गरम दल में जब डिवीजन हुआ था तो गरम दल वालों ने क्या कर दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था। तो जो गरम दल वाले लोग बाहर गए थे उन्हें क्या किया गया, वापस से कांग्रेस में वापस लाया गया। आते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग का मतलब क्या था? होम रूल लीग का मतलब क्या था? होम रूल लीग के मतलब को अगर हम देखें तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन अगर देखा जाए तो ये क्या थी आपकी, ब्रिटिश सरकार के अधीन ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल स्वराज्य के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और कब बनाया गया था इसको बनाया गया था आपका 1916 में 1916 में बनाया गया था। और ये जो बना था तो ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से जाकर के होम रूल लीग क्या हुई थी, बनी थी। ठीक है, और यहां पर अगर होम रूल लीग को देखें तो होम रूल लीग का मतलब क्या था? होम रूल लीग के अगर मीनिंग को हम यहां पर जाने तो क्या रहेगा आपका, नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब होम रूल का मतलब क्या है, होम मतलब घर और रूल मतलब क्या, हमारे घर का शासन। तो घर के शासन के लिए जो लीग बनी, मतलब अगर हम देखें क्या, यहां पर होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव को नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डोमिनियन स्टेट विद इन द ब्रिटिश रूल। होम रूल लीग का जो ऑब्जेक्टिव था, होम रूल लीग के ऑब्जेक्टिव को अगर देखें तो क्या था कि इन्होंने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी खुद की सरकार की, क्या करने के लिए, डोमिनियन स्टेट का, ब्रिटिश रूल के अंदर डोमिनियन स्टेट का क्या करने के लिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा बनाने के लिए या डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो ये था ना, इसमें दो पर्टिकुलर मेजर पार्टीज थी। इस होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएंगे आपकी दो पर्टिकुलर पार्टीज। एक जिसे कहा गया क्या, एक जिसको बोला गया आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, और दूसरा जिसे कहा गया क्या, दूसरा जिसको बोला गया इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड इंडियन होम रूल लीग, ये कहा गया। तो ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग और इंडियन होम रूल लीग थी, ये थी क्या, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन होम रूल लीग को कब बनाया गया था? इंडियन होम रूल लीग वॉज स्टेबल ऑन 28 अप्रैल 1916, 28
अप्रैल 1916, 28 अप्रैल 1916 को इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था 28 अप्रैल 1916 को? तो इसको बनाया गया था बेलगाम, पूना। पूना के पास एक पड़ता है बेलगांव, वहां से इसको बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, कहां पर इसको फाउंड किया गया था? बेलगांव जो पड़ता है आपका पूना के पास, पुणे के पास। और किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये फाउंड किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था, इसको स्टेबल किया गया था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें ऑल इंडिया होम रूल लीग को, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग कब बनी थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग को बनाया गया था 3 सितंबर 1916 को। 3 सितंबर 1916 को इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और इसको जो बनाया गया था 3 अप्रैल 1916 को, तो इसकी जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? एनी बिसेंट के द्वारा की गई थी। कहां से की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास से। मद्रास को उस समय पर किस उससे जाना जाता था? दैट टाइम मद्रास वॉज नोन एज आरडीआर। मद्रास को आरडीआर के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था उस समय पर, जब यहाँ पर एनी बिसेंट ने क्या किया था, इसको बनाया था। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये जो होम रूल लीग थी, इंडियन होम रूल लीग, तो इसका ऑब्जेक्टिव बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इसको रखा गया था भाई कि हमने कंप्लीट फ्रीडम, मतलब हमें हमारी सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। जबकि ये जो होम रूल लीग थी, इस होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें अंग्रेजों से ही क्या करना है, अंग्रेजों से ही हमें फ्रीडम चाहिए है, अंग्रेजों से ही हमने खुद को क्या करना है, आजाद करना है। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का वर्किंग एरिया अगर देखें तो इनका वर्किंग एरिया कहां पर था? इनका जो वर्किंग एरिया था ये था आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र जो था, इसको महाराष्ट्र को यहां पर क्या एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है, कर्नाटका एक्सेप्ट बॉम्बे। और उसके साथ साथ यहां पर अगर हम देखें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र बंबई को छोड़ करके इसके अलावा जो यहां पर इसका क्षेत्र था वो आ जाएगा आपका मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ये इनका क्या हो जाएगा, कार्य करने का पूरा वो था। अब देखो यहां पर जो है ना, ये इंफॉर्मेशन तो थी ही, इसके साथ साथ यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या आती है कि इनके द्वारा कौन सी पत्र और पत्रिकाओं को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, कौन सी पत्र पत्रिकाओं को यहां पर इनके द्वारा चलाया गया था। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो इंडिया होम रूल लीग था और ऑल इंडिया होम रूल लीग था, इनके द्वारा जो पत्र और पत्रिकाओं को क्या किया गया था, निकाला गया था। तो सबसे पहले अगर हम जो ये बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक की जो इंडिया होम रूल लीग थी, इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जिन न्यूज पेपर को क्या किया गया था, न्यूज पेपर को चालू किया गया था, हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके द्वारा जो न्यूज पेपर को चालू किया गया था वो 2 न्यूज पेपर थे। एक जिसको क्या बोला गया, एक जिसको बोला गया आपका मराठा, और दूसरा जिसे क्या कहा गया, दूसरा जिसे कहा गया केसरी, मराठा और केसरी। ठीक है, अब देखो कई बार यहां पर एग्जाम में पूछ लेता है इनकी भाषा। तो मराठा की अगर भाषा देखें तो मराठा को लिखा गया था किस भाषा में, मराठा को लिखा गया था इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में। और केसरी को अगर देखें तो केसरी को किस भाषा में लिखा गया था, जो केसरी था, केसरी को लिखा गया था मराठी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा,
मराठा न्यूज़पेपर को किस भाषा में लिखा गया था? मराठा न्यूज़पेपर को लिखा गया था आपका अंग्रेजी भाषा में, और केसरी को लिखा गया था किस भाषा में? केसरी को लिखा गया था मराठी भाषा में। आगे आते हैं और हम जानते हैं एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो वर्क एरिया था या इनका जो वर्किंग वो था, ये रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया मतलब इस एरिया को छोड़ करके बाकी का जो पूरा का पूरा भारत है, वो पूरे के पूरे भारत पर एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है ये क्या कर रही थी? वर्क कर रही थी। अब यहां पर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो क्या इशू किए गए थे, ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो आपके न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह लाए गए, ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो न्यूज़पेपर लाया गया था, उस न्यूज़पेपर को अगर देखें तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो न्यूज़पेपर इशू किया गया, उस न्यूज़पेपर को कहा गया आपका कॉमनवेल, कॉमनवेल। जबकि इनके द्वारा एक बुक भी यहां पर लॉन्च की गई थी। उस किताब की अगर बात करें तो जो बुक थी, बुक को क्या बोला गया? बुक को कहा गया यहां पर लोटस सॉन्ग, जिसको किसमें लिखा गया था? अंग्रेजी में, लोटस सॉन्ग। और ये लोटस सॉन्ग जो किताब थी, इसको किसमें लिखा गया? आपका इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा गया था। क्लियर है? आगे आते हैं और इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। आगे आते हैं और ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाओं को शुरू किया गया था, उनके बारे में जानते हैं। ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो न्यूज़पेपर निकाला गया उसे बोला गया कॉमन हील, और जो किताब पब्लिश की गई थी उसको बोला गया क्या? लोटस सॉन्ग, जिसको लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में। न्यूज़पेपर कॉमन व्हील, बुक इंडियन सॉन्ग, ये लिखी गई थी आपका इंग्लिश में। क्लियर है? आगे आते हैं। एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग से बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी यहां पर क्या हुए थे? बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी यहां पर इनसे जुड़े थे। एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग से जुड़े थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे के सारे लोग क्या हुए थे? ये सारे के सारे लोग ऑल इंडिया होम रूल लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, ये सब के सब उससे जुड़े थे। ऑल इंडिया होम रूल लीग की सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस थी, सबसे ज्यादा ब्रांचेस कहां पर थी? मैड्रास में थी। ऑल इंडिया रूल की सबसे ज्यादा ब्रांचेस मैड्रास में थी। और यहां पर देखिए एक नाम आ जाएगा जिनको क्या बोला जाएगा? जिसको बोला जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने एक किताब लिखी थी। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो किताब लिखी गई उसे क्या बोला गया? इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ये एक किताब लिखी गई थी। और वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो एक किताब लिखी गई इंडिया अनरेस्ट, तो इस किताब में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और भारतीय अशांति का जब इन्हें जनक कहा गया था, तो उसके लिए उन्हें क्या कहा था? उसके लिए उन्हें क्या हुआ था? उसके लिए तिलक ने मानहानि का मुकदमा क्या किया था? चलाया था। ठीक है, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे, ये हमने जानने थे होम रूल लीग के बारे में, जो 1916 में बनी थी, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे देश का शासन होना, हमारे देश का प्रशासन होना। आगे आते हैं और हम जानते हैं किसके बारे में? मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में। मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट या मॉन्टेग्यू घोषणा,
मॉन्टेग्यू घोषणा की अगर हम बात करें तो जो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी, तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा कहीं ना कहीं क्या हुई थी, कहीं ना कहीं ये जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये जाकर के क्या बनती है, आधार बन जाती है आपका मॉन्टेग्यू घोषणा। यहां पर देखो क्या था, ये उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी लोगों ने इस मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा, मॉन्टेग्यू घोषणा को बोला मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, मतलब भारत के मैग्ना कार्टा की इसको संज्ञा दिया गया। यहां पर ये जो मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट था, मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट को क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट को बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मतलब जिसके बेहाव पर पूरा का पूरा देश क्या हो, टिका हो। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया था इस मॉन्टेग्यू घोषणा को। मॉन्टेग्यू घोषणा को जब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया, तो इसके बाद यहां पर क्या है, तिलक ने इस मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या बोला था, सूर्य विहीन उषा काल। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या बोला गया था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सूर्य विहीन उषा काल। मॉन्टेग्यू घोषणा को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे कहा गया था सूर्य विहीन उषा काल या सनलेस समर्स कहा गया था। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर क्या था, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो 1919 में क्या कर दिया गया था, 1919 का जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, तो 1900 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिगार्डिंग स्टेट्स में क्या कर दिया गया था, स्टेट में द्वैध शासन डाई-आर्ची इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। डाई-आर्ची या द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, इसके द्वारा लागू कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो जाते हैं, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। कि क्रांतिकारी आंदोलन अगर देखें तो महाराष्ट्र के पुणे जिले से जो चित्पावन ब्राह्मण्स थे, चित्पावन ब्राह्मण्स को आतंकवाद का क्या कहा जाता है, आतंकवाद का शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। फिर दामोदर बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड एम्स्टन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और उसके आरोप में उन्हें क्या कर दी गई थी, चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। फिर वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था, मित्र मेला स्टार्ट किया था, जिसे अभिनव भारत में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद आगे क्या आ जाता है आपका, लक्ष्मणानंद कन्हारे ने जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे, जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या हुए, बहुत सारे यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन उठने लग गए। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र था, सेम एज बंगाल और पंजाब। उसके साथ साथ विदेश में भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत की आजादी के लिए होने लग गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अब इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट फेज 3 को। इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट फेज 3 को जब हम जानेंगे तो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट फेज 3 को क्या बोला जाता है, गांधीयन एरा के बारे में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे गांधी जी और उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए उनके बारे में। Thank you and all the best. SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेक्स्टबुक.com। और जैसा कि हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, आज हम इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस का जो तीसरा फेज था उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट का जो थर्ड फेज है 1990 से लेकर के 1947 तक, 1919 से लेकर के 1947 तक, और जिसे जाना जाता है गांधीयन एरा के रूप में। इसको शुरुआत करें इससे पहले हम जान लेते हैं किनके बारे में, गांधी जी के बारे में।
ठीक है, सभी को पता होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए गांधी जी। गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी के बारे में जब हम जानेंगे तो सबसे पहले इनका देखेंगे हम फुल नेम, पूरा नाम देख लेते हैं गांधी जी का। गांधी जी का फुल नेम जो था, गांधी जी का पूरा नाम, उसे बोला गया क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन दास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? गांधी जी के जन्म को अगर देखें तो जो गांधी जी का जन्म था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात। कहां पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनकी अगर हम फादर को देखें तो इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। एंड मदर का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, मतलब गांधी जी के अगर हम पेरेंट्स को देखते हैं तो फादर का नाम था करमचंद गांधी। मदर का नाम था पुतली बाई। फादर का नाम था करमचंद गांधी, मदर का नाम क्या था? पुतली बाई। इनकी पत्नी के बारे में अगर देखें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी था इनकी पत्नी का नाम। और अगर हम यहां पर देखें तो इनका गांधी जी का विवाह कब हुआ था? गांधी जी का शादी हुआ था 1883 में। 1883 में गांधी जी की क्या हुई थी? 1883 में गांधी जी की शादी हुई थी। और शादी होने के बाद इनके 4 बेटे थे। और उनके नाम क्या थे? हरिलाल, रामलाल, मणिलाल एंड देवदास। ये 4 बेटे थे गांधी जी के। 1889 से लेकर के 91, 1889 से लेकर के 91 तक इन्होंने क्या किया था? 1889 से लेकर के 91 तक गांधी जी ने पढ़ाई किया था। कहां पर? इंग्लैंड में रह करके। 1889 से लेकर के 91 तक गांधी जी ने इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई किया था। और इंग्लैंड में रह करके इन्होंने किसकी पढ़ाई किया था? तो इन्होंने पढ़ा था लॉ, कानून की पढ़ाई की गई थी गांधी जी के द्वारा। 1889 से लेकर के 91 तक ये इंग्लैंड में रहे। इसके बाद ये कहां पर चले जाते हैं? इसके बाद ये ट्रांसफर होते हैं आपके साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ जब वहां पर बहुत सारा काले घोड़े के भेद से उन्हें सामना करना पड़ा था तो गांधी जी ने वहां पर रुक करके उसका क्या किया? अपोज किया। 1892 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले 1894 में क्या बनाया था? नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस को 1894 में बनाया था। 1903 में इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका, एक जो वीकली मैगजीन हुआ करती थी, साप्ताहिक पत्रिका को इन्होंने निकाला था। 1904 में गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम बनाया था। और 1910 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? टॉलस्टॉय फर्म को स्टार्ट किया था। कहां पर? जोहानसबर्ग में। टॉलस्टॉय फर्म को जोहानसबर्ग में स्टार्ट किया गया। उसके बाद गांधी जी वापस आते हैं कहां? भारत। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक टू इंडिया। गांधी जी वापस भारत आते हैं। और गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे भारत, इसलिए 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे या एनआरआई डे के रूप में क्या किया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर फरवरी मार्च में वो कहां पर रहे? फरवरी मार्च में वो रहते हैं शांति निकेतन। फरवरी मार्च में वो कहां पर रहे? आपका शांति निकेतन में रहे, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा का टाइटल दिया गया था गांधी जी को। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहना शुरू कर दिया था? गुरुदेव। क्लियर है?
गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया था। और गांधी जी ने जब गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु बनाया तो उसके बाद, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और रहेगी, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें क्या दिया गया था, केसर ए हिंद की उपाधि। 9 जनवरी 1915 awarded as केसरे हिंद। केसरे हिंद के उससे क्या किया गया था, इसको गांधी जी को अवार्ड किया गया था, किसके द्वारा, बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। केसरे हिंद की उपाधि से उन्हें दिया गया था टाइटल। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज वर्ड डिफाइंड बाई गांधी जी, स्वराज वर्ड डिफाइंड बाई गांधी जी इन हिज बुक। स्वराज वर्ड को गांधी जी ने क्या किया था, अपनी किताब में परिभाषित किया था। और उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, यहां पर इन्होंने जो मतलब एक्सप्लेन किया था स्वराज वर्ड को अपनी बुक में, तो उस बुक को क्या कहा गया, दैट बुक इज नोन एज द हिंद स्वराज। उस किताब को क्या कहा गया, उस किताब को बोला गया हिंद स्वराज। आगे आते हैं, गांधी जी के द्वारा जो मैगजीन्स यहां पर क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी, गांधी जी के द्वारा जो मैगजीन्स यहां पर चालू की गई थी, उन्हें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा नवजीवन। नवजीवन ये जो मैगजीन थी, पत्रिका थी, ये उन्होंने किस भाषा में लॉन्च की थी, ये उन्होंने लॉन्च की थी गुजराती भाषा में। नवजीवन को गुजराती भाषा में लॉन्च किया गया था। नवजीवन के साथ अगर देखें तो यहां पर यंग इंडिया को अंग्रेजी भाषा में, यंग इंडिया को इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। और थर्ड यहां पर 1933 में इन्होंने हरिजन पत्र का क्या किया था, प्रकाशन किया था। गांधी जी की अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी उसे क्या बोला गया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी के फेवरेट भजन की अगर बात करें तो गांधी जी का फेवरेट भजन कौन सा है, फेवरेट भजन कहलाया वैष्णव जन को तैनू कहिए पीर पराई जाने रे। ये लिरिक्स लिखी गई थी किनके द्वारा, लिरिक्स लिखी गई थी नरसिंह मेहता जी के द्वारा। और इन्होंने यहां पर क्या किया था, इन्होंने साबरमती आश्रम को भी क्या किया था, बताया था अहमदाबाद में। और उसके बाद क्या होता है, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई, तो 30 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द मार्टायर्स डे। 30 जनवरी को क्या कहा गया, मार्टायर्स डे या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों पूरी स्टोरी थी गांधी जी की, और गांधी जी का जो जीवन था ये पूरा था। आइए यहाँ पर गांधी जी के कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनिशियली जब गांधी जी हमारे देश की राजनीति में एक्टिव होते हैं, जब इन्होंने यहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया था, तो सबसे पहले उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था।
चंपारण मूवमेंट 1917 में इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती से रिलेटेड था, जो 3 कठिया पद्धति पर किसानों को क्या करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी। और ये जो नील की खेती करते थे ना, तो उसका प्राइस अगर देखें तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता था, यूरोपियंस के द्वारा उसका प्राइस डिसाइड किया जाता था। मतलब खेती ये लोग करते थे और उनके द्वारा जो मूल्य तय किए गए उस पर इनको क्या करना होता था, उसे बेचना होता था। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर चंपारण मूवमेंट में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और जब राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर, राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा वहां पर गांधी जी को पार्टिसिपेट करवाया गया, तो उससे किसानों की जो तकलीफें थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। किसानों की तकलीफें वहां पर कम होती हैं और किसानों की तकलीफें वहां पर कम होने के साथ साथ अगर देखें तो यहां से गांधी जी ने हमारे देश में जो पार्टिसिपेशन था वो उन्होंने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था हमारे देश की पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को अगर देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर मिल मालिक, मिल ओनर और मिल ओनर के साथ साथ यहां पर जो लोग थे जिनको क्या बोला गया, मजदूर, मिल ओनर और मजदूर, इनके बीच में क्या था, मजदूर का मतलब क्या होता है, लेबर। इनके बीच में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था, किस चीज को लेकर के, प्लैग बोनस को लेकर के विवाद चल रहा था। और प्लैग बोनस को लेकर के जब विवाद चल रहा था तो यहां पर जब गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो मिल मालिकों ने 35% प्लग बोनस देने पर क्या किया था, 35% प्लग बोनस के लिए इन्होंने एक्सेप्ट किया था। और 35% यहां पर इनके द्वारा क्या किया गया था, 35% इसके द्वारा बोनस दिया गया था मजदूरों को। आगे आते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो क्या था, फसल नष्ट हो गई थी। क्रॉप नष्ट हो जाने की वजह से जो किसान थे, किसान जो लगान टैक्स वगैरह लगना था, तो किसान यहां पर क्या थे, किसान लगान को भरने में क्या थे, असमर्थ थे। किसान जब लगान भरने में असमर्थ थे तो उन्होंने लगान को स्थगित करने की मांग की थी, बट इसके लिए ब्रिटिश सरकार यहां पर रेडी नहीं थी। क्यों, किसानों की जो क्रॉप थी, किसानों की जो फसल थी, ये क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। और जब किसानों की फसल खराब हो गई थी तो ये यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, उसको स्थगित करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे, बट इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। जब ब्रिटिश सरकार उसके लिए रेडी नहीं थी तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जब उसके लिए रेडी नहीं थी तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना हस्तक्षेप क्या किया था, दिखाया था। और जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक है, ये इनिशियली जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे गांधी जी के 3, चंपारण मूवमेंट 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी की मूवमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गांधी जी की मूवमेंट्स के बारे में जो फैक्ट थे वो सबसे पहले फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो पहली मूवमेंट थी वो कब हुई थी, 1917 में, 1917 में हुई थी। और ये जो 1917 में चंपारण हुआ था, ये था उनका गांधी जी का फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट भी कहलाया। पहली बार जो वर्कर के साथ इन्होंने हड़ताल की थी, वर्कर्स के साथ जो इन्होंने मूवमेंट किया था वो था इनका अहमदाबाद मूवमेंट, जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की। पहली पॉलिटिकल मूवमेंट अगर देखें तो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में की गई थी। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो इन्होंने मूवमेंट किया था उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी आगे जब पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट को। फर्स्ट मास मूवमेंट जो थी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, जो कब हुई थी, 1920 में हुई थी। और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली जो भूख हड़ताल हुई थी टिल डेथ, वो हुई थी पूना पैक्ट के बिहाफ पर। रेट करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, रॉलेट एक्ट और उन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये सारी की सारी जो जानकारी थी गांधी जी के बारे में थी। अगली क्लास में मिलते हैं और जानेंगे कुछ और। रेट करना ना भूलें। थैंक यू। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you
SSC CGL Life Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेस्टबुक.com। और हम गांधीयन एरा के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया था और उनके साथ साथ जो उनके इम्पोर्टेंट इनिशियल जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब क्या हो रहा था भारत में अगर हम यहाँ पर फेज 2 को देखें तो फेज 2 में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी रॉलेट एक्ट। किस लिए लेकर के आई थी? ये लेकर के आई थी टू कंट्रोल द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये रॉलेट एक्ट को लेकर के आए थे। देखिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पहले यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को क्या कहा गया? दिस कमेटी इज नोन एज द रॉलेट कमेटी। रॉलेट कमेटी यहां पर इसको कहा गया था। और ये जो रॉलेट कमेटी थी, रॉलेट कमेटी ने रिकमेंडेशन पर क्या किया था? रॉलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक एक्ट फॉर्मुलेट किया गया था और इस एक्ट को क्या बोला गया? दैट एक्ट इज नोन एज द अनआर्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। द अनआर्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को क्या किया गया था? इनके द्वारा लाया गया था। और इस एक्ट को अगर देखें तो इसी एक्ट को बोला गया क्या आपका? इसी एक्ट को जाना गया आपका रॉलेट एक्ट के नाम से, या एक नाम इसे दिया गया ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट भी इसी को क्या किया गया? कहा गया। इसको ब्लैक एक्ट या रॉलेट एक्ट क्यों कहा गया? देखिए, यहां पर अगर देखें तो इन्होंने क्या प्रोविजन रखा था? इन्होंने प्रोविजन ये रखा था कि अब से अगर कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भारत में होती है, अब से अगर भारत में कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है तो वो यहां पर क्या करेंगे? वो यहां पर नो अपील, नो एडवोकेट एंड नो आर्गुमेंट। मतलब ब्रिटिश सरकार अगर देखें तो ब्रिटिश सरकार यहां पर क्या करेगी? जिसे चाहे वो बिना अपील किए, बिना वकील और बिना मुकदमे के उसे जेल में क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून भी इसको कहा गया। अब जब ये कानून यहां पर ला दिया जाता है भारत में, तो इस कानून के अगेंस्ट सबसे पहले अगर देखें तो इस एक्ट के अगेंस्ट दिस एक्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने एक्शन लिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले इसको अपोज किया था। और इन्होंने जो अपोज स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था? 30 मार्च 1919 को। 30 मार्च 1919 को इन्होंने क्या किया था? इस एक्ट के अगेंस्ट
मूवमेंट स्टार्ट की थी, और इन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट कहां से की थी? इन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट की थी आपका दिल्ली से। ठीक है, अगेंस्ट दिस एक्ट स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑन 30 मार्च 1919 फ्रॉम दिल्ली से स्टार्ट की थी। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो गांधी जी ने क्या किया था? एक सत्याग्रह कॉल किया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी कॉल्स अ सत्याग्रह, गांधी जी कॉल्स अ सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह को क्या किया गया था? कॉल किया गया था 6 अप्रैल को अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टुक कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने यहां पर टुक कमांड फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट फर्स्ट टाइम। गांधी जी ने यहां पर पहली बार एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए क्या किया था? नेशनल मूवमेंट को कमांड किया था। और इस नेशनलिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला गया? इसको कहा गया पहला अखिल भारतीय राजनीति आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट कहा गया। दिस वन इज नोन एज द फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट इसको कहा गया। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्या था? ये तो 6 अप्रैल की बात थी। 6 अप्रैल के बाद अगर देखें तो 8 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919 को यहां पर क्या होता है? 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया फर्स्ट टाइम। गांधी जी अरेस्टेड फर्स्ट टाइम। गांधी जी को यहां पर पहली बार क्या किया गया? गांधी जी को यहां पर पहली बार अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब गांधी जी को अरेस्ट कहां पर किया गया था? गांधी जी को यहां पर जब अरेस्ट किया गया था तो इनको अरेस्ट किया गया था कहां से? पलवल से। पलवल में गांधी जी को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। और गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद अगर देखें तो 9 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 को क्या होता है? पंजाब में 2 लोकल लीडर, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में वहां के जो 2 लोकल लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को क्या कर लिया गया? इन दोनों को यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इनके अरेस्ट के विरोध में बहुत सारे सिविलियंस इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहां पर वो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? इनकी गिरफ्तारी का अपोज कर रहे थे। जब वो शांतिपूर्वक इनकी गिरफ्तारी का अपोज कर रहे थे तो वहां पर उनके ऊपर क्या चला दी गई? गोलियां चला दी गई 13 अप्रैल 1919 को, और जिसे क्या बोला गया? दैट इज नोन एज द जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं? हम यहां पर आ रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
इन लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बहुत सारे सिविलियंस कहां पर इकट्ठा हुए थे? ये इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और जब वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे तो यहां पर क्या हुआ था? जब ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कब इकट्ठा हुए थे? देखो डेट भी देख लो, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यहां पर ये लोग इकट्ठे हुए थे। दिन कौन सा था? दिन अगर देखें तो था बैसाखी का, डे ऑफ वैसाखी। वैसाखी के दिन ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। और जब ये लोग वैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे तो ट्रूप ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ट्रूप ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ट्रूप ऑफ ब्रिटिश आर्मी, और ये जो ब्रिटिश आर्मी का ट्रूप था तो इनका हेड कौन था? यहां पर कर्नल कौन था? तो उसको बोला गया आपका, जनरल डायर ने आदेश दे दिए थे क्या करने के? फायर करने के। फायर इनटू द क्राउड ऑफ इंडियंस। भारतीयों की वो जो भीड़ थी उस पर इन्होंने क्या कर दिया था? फायरिंग के आदेश दे दिए थे। और जब गोली चलाने के यहां पर आदेश दे दिए गए तो इसमें क्या हुआ था? इसमें थाउजेंड्स, हजारों लोग यहां पर क्या हुए थे? हजारों लोगों की यहां पर मौत हो गई थी, हजारों लोगों को यहां पर मार दिया गया था। और जब यहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मार दिया गया इस ब्रिटिश ट्रूप के द्वारा, तो फिर आगे क्या होता है? टू अपोज दिस जलियांवाला बाग मसाकेर, टू oppose this जलियांवाला बाग मसाकेर, जलियांवाला बाग मसाकेर को क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या होता है आपका? अवार्ड वापसी। अवार्ड वापसी में अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या दिया गया था? नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? रिटर्न हिज नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने क्या कर दिया था? नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने रिटर्न कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि को इनके द्वारा रिटर्न कर दिया गया था। और साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें तो जो शंकर नायर ने क्या किया था? शंकर नायर जी ने रिजाइन कर दिया था। शंकर नायर जी ने किस चीज से रिजाइन कर दिया था? इन्होंने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ वाइसराय। वाइसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने भी क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। एग्जीक्यूटिव ऑफ वाइसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने रिजाइन दे दिया था। अब देखिए होता क्या है, जो जलियांवाला बाग मसाकेर था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अगर देखें तो इसको फॉलो किया गया था किसके द्वारा? फॉलोड बाय अ नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी, जिसे किसने फॉर्म किया था? जिसे फॉर्म किया था कांग्रेस के द्वारा। जब तक कांग्रेस ने कोई कमेटी फॉर्म नहीं की थी तब तक ब्रिटिशर्स ने कोई भी कमेटी फॉर्म नहीं की। और जब कांग्रेस की अनऑफिशियल कमेटी यहां पर फॉर्म हो जाती है तो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा यहां पर किसको बनाया गया था? अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा यहां पर बनाया गया था हंटर कमेटी को। बाद में यहां पर क्या हुआ? बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस हंटर कमेटी को क्या किया गया? फॉर्म किया गया। जो हंटर कमेटी थी, इस हंटर कमेटी के हेड अगर देखें तो हंटर कमेटी के हेड कौन थे? हंटर कमेटी के हेड थे सीनेटर ऑफ कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड,
ऑफ स्कॉटलैंड, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था लॉर्ड हंटर। इनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, विलियम हंटर के चेयरमैनशिप पर एक ये कमेटी फॉर्म की गई थी, और ये जो कमेटी फॉर्म की गई थी, इस कमेटी में कितने मेंबर थे? इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे। टोटल ये जो 8 मेंबर थे, इन 8 मेंबर्स में अगर देखें तो 5 ब्रिटिशर्स एंड 3 इंडियंस। 5 ब्रिटिशर्स थे और 3 कौन थे यहां पर? इंडियन। इस तरह से ये टोटल कितने मेंबर थे आपके? 8 मेंबर थे। कई जगह पर 7 मिलेगा, तो 7 प्लस लॉर्ड विलियम हंटर प्लस 1 8। ठीक है, 7 ये मेंबर हो गए आपके यहां से मिला करके, और एक जो हेड मिला दिया तो कितने हो गए यहां पर? 8 मेंबर हो गए। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें जैसे विलियम हंटर तो यहां पर क्या थे? विलियम हंटर थे हेड। तो 5 जो ब्रिटिश मेंबर थे उनमें से एक हो जाएंगे विलियम हंटर, और जो बचे हुए 4 मेंबर थे वो कौन कौन थे? जे रैंकिन, WF राइश, जॉर्ज बैरो, थॉमस स्मिथ। ये जो 4 मेंबर थे बचे हुए आपके ब्रिटिश के थे। मतलब टोटल यहां पर कितने मेंबर हो गए? टोटल यहां पर मेंबर हो गए आपके 5। एक अगर हम हेड को मिला दें, और एक हेड को मिलाने के बाद दूसरे जो 4 मेंबर हैं वो ये थे, और 3 जो इंडियन थे, इन 3 इंडियंस को देखें तो चेमनलाल सितलवर, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ये 3 मेंबर कहां से थे? ये 3 मेंबर थे हमारे जो इंडियन थे इस हंटर कमेटी में। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस के द्वारा क्या बनाई गई थी? कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी एक तहकीकात कमेटी। इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने फॉर्म किया था, कांग्रेस फॉर्म्ड तहकीकात कमेटी। कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी को यहां पर क्या किया गया था? कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी को फॉर्म किया गया था, और जिसके हेड कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी क्या थे? इस तहकीकात कमेटी के हेड थे। देखिए, मैं यहां पर आपको बता दूं कि 2 थे यहां पर, दोनों में डिफरेंस है। एक हंटर कमीशन आपने सुना होगा, और एक सुना होगा आपने हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमीशन एंड हंटर कमेटी हंटर कमीशन एंड हंटर कमेटी, ये जो थे ये दोनों क्या थे आपके? डिफरेंट थे। ठीक है, हंटर कमीशन एंड हंटर कमेटी बोथ आर डिफरेंट। दोनों यहां पर क्या थे आपके? दोनों यहां पर डिफरेंट थे, दोनों अलग अलग हैं। हंटर कमीशन और हंटर कमेटी। देखिए यहां पर ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताए दे रहा हूं। ये किसको कब फॉर्म किया गया था, कब आपका हंटर कमीशन बना था, कब आपका हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो हंटर कमीशन को बनाया गया था कब? हंटर कमीशन को बनाया गया था 1882, 1882 में बनाया गया था। 1882 में बनाया गया था, 1 ईयर आफ्टर द
एल्बर्ट बिल, 1 year after the एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल के 1 साल के बाद बनाया गया था, ठीक है। और बिफोर 3 year या 3 year बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 year बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हंटर कमेटी की अगर बात करें तो ये कब फॉर्म हुई थी आपका, हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी 1919 में, 1919 में फॉर्म किया गया था। और 1919 में जब इसको फॉर्म किया गया था तो ये कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये कमेटी रिलेटेड थी रिगार्डिंग द, ये कमेटी रिलेटेड थी रिगार्डिंग द, रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन, regarding the inspection of जलियांवाला बाग मसाकिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या थी आपका, ये रिलेटेड थी। दोनों याद रखिएगा, दोनों मैंने एक साथ यहां पर बता दिए हैं कि हंटर कमीशन और हंटर कमेटी दोनों में क्या था, डिफरेंस था। हंटर कमीशन को कब बनाया गया था, 1882 में, 1 year आफ्टर द एल्बर्ट बिल, और 3 साल पहले कांग्रेस के बनने के। जबकि अगर हम यहां पर हंटर कमेटी की बात करें तो हंटर कमेटी को किस लिए बनाया गया था, रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मसाकिर। आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में। अब ये खिलाफत मूवमेंट थी क्या, देखिए अगर हम बात करें द सुल्तान ऑफ टर्की, टर्की के जो सुल्तान थे वो वाज लुक्ड अपॉन द मुस्लिम एज देयर रिलीजन हेड, was looked upon by the Muslim as their रिलीजियस हेड। रिलीजियस हेड के तौर पर क्या किया करते थे, टर्की के सुल्तान को जितने भी मुस्लिम थे ये देखा करते थे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर के उसमें अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर के समय पर टर्की क्या हो गया था, हार गया था। टर्की डिफीटेड बाई ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहले विश्व युद्ध में इनको हरा दिया गया था। और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टर्की को यहां पर ब्रिटिश के द्वारा डिफीट कर दिया गया, तो डिफीट करने के बाद 5 मई 1920 5 मई 1920 5 मई 1920 को क्या हुआ था, 5 मई 1920 को ट्रिटी ऑफ सीवर्स की संधि के साथ इसे डिवाइड कर दिया गया था। ट्रिटी ऑफ सीवर्स की संधि के साथ इसको क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था तुर्की को। जब टर्की को यहां पर डिवाइड कर दिया गया तो यहां पर जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या हो जाती है, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, इस मुस्लिम कम्युनिटी ने, अगर इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके रिगार्डिंग देखें तो इन्होंने क्या किया था, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी
adopted an anti-British rule। इन्होंने ब्रिटिश कमेटी या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या कर लिया था, बहुत ज्यादा एक एंटी हो गए थे पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। और यहीं पर अगर देखें तो देखो क्या था, 17 अक्टूबर, इसके बाद यहां पर अगर देखें तो 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 को क्या किया गया, 17 अक्टूबर 1919 वॉज सेलिब्रेटेड एज द खिलाफत डे। खिलाफत डे के रूप में क्या किया गया, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे के तौर पर मनाया गया। और 23 नवंबर 23 नवंबर 1919, 23 नवंबर 1919 को यहां पर क्या होता है, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का यहां पर क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। और जब ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस यहां पर होता है तो क्या किया गया, यहां पर इलेक्टेड गांधी जी एज अ प्रेसिडेंट। इस ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस में इलेक्टेड गांधी जी एज द प्रेसिडेंट। गांधी जी को यहां पर क्या किया गया था, प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया था। और जब गांधी जी को यहां पर प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया जाता है तो ये सपोर्ट की जाती है गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, सपोर्टेड बाई गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था, कैसे सपोर्ट किया था, एज अ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर क्या किया गया था, इसको इनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। यहां पर अगर देखें तो ये जो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट था, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो लेड बाय द अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद also led the All India खिलाफत मूवमेंट। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट को अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा भी क्या किया गया है, लेड किया गया है। अब देखिए भारत में हो क्या रहा था, एक साइड तो ब्रिटिश सरकार क्या लेकर के आती है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हो जाता है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अगर देखा जाए तो तुर्की के खलीफा को अलग कर दिया गया। इन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन सबको प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसको क्या बोला गया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइए जानते हैं आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन की अगर डिसीजन की बात करें तो ये जो डिसीजन था ये कहां पर लिया गया था? ये डिसीजन लिया गया था आपका, डिसीजन लिया गया था कहां पर? सितंबर 1920। डिसीजन टेकन एट सितंबर 1920। सितंबर 1920 को लिया गया था। एक स्पेशल सेशन हुआ था कहां पर? स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, कोलकाता में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर गांधी जी ने प्रपोज किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। गांधी जी प्रपोज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने यहां पर क्या किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया था। जब गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां पर प्रपोज कर दिया गया तो इसे क्या किया गया था? दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 में जो कहां पर सेशन होता है? नागपुर का जो सेशन होता है कांग्रेस का, नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में हेड कौन थे? नागपुर सेशन में हेड थे मिस्टर विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य यहां पर क्या थे? इसके नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे। जब विजय राघवाचार्य नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे तो यहां पर क्या किया गया था? यहां पर प्रपोजल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गिवन बाई CR दास। CR दास के द्वारा यहां पर क्या कर दिया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल दे दिया गया नागपुर के सेशन में। और यहां पर क्या कर लिया था? यहां पर गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने लेड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन को। यहां से अगर देखें तो गांधी जी ने लेड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट दोनों को। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन दोनों यहां पर क्या होते हैं? गांधी जी के द्वारा लेड कर लिए जाते हैं। जब दोनों यहां पर गांधी जी के द्वारा लेड किए गए तो इनको लाने का एम क्या था? देखो यहां पर अगर हम एम की बात करें तो एम बहुत सिंपल था। ये सारी की सारी मूवमेंट की अगर हम एम की बात करें तो एम क्या था? सबसे पहला तो यहां पर देखें annulment ऑफ रॉलेट एक्ट। दूसरा यहां पर अगर देखें तो क्या था? करेक्टिंग ऑफ पंजाब रॉन्ग, करेक्टिंग ऑफ पंजाब रॉन्ग, चेंजिंग द खिलाफत रॉन्ग एंड चेरिश गोल ऑफ स्वराज। ये चार पर्टिकुलर एम यहां पर क्या किए गए थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के लिए रखे गए थे। सबसे पहला तो annulment ऑफ द रॉलेट एक्ट, करेक्शन ऑफ पंजाब रॉन्ग, चेंजिंग द खिलाफत रॉन्ग एंड चेरिश द गोल ऑफ स्वराज।
अगर हम इस मूवमेंट की बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय गांधी जी फ्रॉम 1 अगस्त 1920। ये पहला मूवमेंट था जिसको गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा 1920 से लीड किया गया था। गांधी जी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। यहीं पर अगर देखें तो क्या होता है, यहीं पर अगर देखें तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मौत हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की यहां पर डेथ हो गई थी, और जब बाल गंगाधर तिलक की यहां पर मौत हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की जब यहां पर मौत हो जाती है तो उसके बाद यहां पर इनके लिए एक स्टेबल किया गया था, तिलक स्मारक कोष स्टेबल किया गया था। तिलक स्मारक कोष, तिलक स्मारक कोष को यहां पर क्या किया गया था, बनाया गया था। तिलक स्मारक कोष के साथ साथ अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने गेव अप द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। इसके साथ साथ जो मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद अली ने क्या किया था, ये फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जो इस पूरी की पूरी मूवमेंट के ड्यूरेशन में क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे। उनके साथ साथ चरखा और खादी, चरखा और खादी यहां पर क्या हुए थे, बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये इंडियन नेशनलिज्म के क्या बन गए थे, सिंबल बन गए थे। और जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज ने भी क्या कर दिया था, राय बहादुर के टाइटल को वापस कर दिया था। इसके साथ साथ अगर देखें तो यहां पर क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो लोग थे, ब्रिटिश की जो चीजें वगैरह थी, उन सारी की सारी चीजों को ये लोग क्या करने लग गए थे, जलाने लग गए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहां पर कहा था कि भाई अब सामान मत लेना ब्रिटिश का, जो है अभी उसको क्या करो, कंज्यूम करो। और जो होलियां जलाई गई थी उसे कहा गया था निष्ठुर बर्बादी। क्लियर है? आगे आते हैं और जानते हैं हम चौरी चौरा केस के बारे में। चौरी चौरा कांड था क्या? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को अ मॉब ऑफ 2000 पीपल, लगभग 2000 लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। किस लिए? अ मॉब ऑफ 2000 पीपल, लगभग 2000 लोग यहां पर क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। ये 2000 लोग इकट्ठा किस लिए हुए थे? 2000 लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे एक लिकर शॉप के विरोध में। लिकर शॉप के विरोध में यहां पर लगभग 2000 लोग खड़े हुए थे। और ये 2000 लोग जो गैदर हुए थे, कहां पर हुए थे? ये गैदर हुए थे आपका प्लेस, जिसको बोला गया चौरी चौरा। ये चौरी चौरा कहां पर पड़ता है? चौरी चौरा पड़ता है आपका गोरखपुर। कहां पर पड़ता है? ये गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। और जो चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहां पर ये लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। अब जब ये लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं तो पुलिस ने यहां पर क्या कर दिया था, फायर कर दिया था। पुलिस फायर्ड, पुलिस ने यहां पर क्या कर दिया था, फायर कर दिया था। और जब पुलिस ने फायर किया था तो उसमें 3 लोग क्या हुए थे, 3 लोग मारे गए थे। पुलिस फायर एंड 3 पीपल किल्ड। 3 लोग जब वहां पर मारे गए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका जो रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पूरी की पूरी भीड़ थी, पूरी की पूरी भीड़ ने क्या किया, पब्लिक ने पुलिस चौकी को आउटस्ट्रेच कर लिया, पूरी की पूरी पुलिस चौकी को घेर लिया। पब्लिक ने पुलिस चौकी को क्या कर लिया, पुलिस चौकी को पब्लिक ने घेर लिया। और जब पुलिस चौकी को पब्लिक ने घेर लिया तो इसे क्या कर दिया था, इसे कर दिया था आग के हवाले। और जब इस पुलिस चौकी को इन्होंने आग के हवाले कर दिया तो इसमें पूरे के पूरे अगर देखें तो कितने आपके 23 पीपल, जो 23 पुलिस वाले थे, 23 के 23 पुलिस वाले क्या हो गए थे, डाइड। इनको जिंदा जला दिया गया था। और जब ये 23 पुलिस वाले यहां पर जिंदा जला दिए गए
तो इसे क्या बोला गया? दिस इज नोन एज द चौरी चौरा केस। चौरी चौरा कांड के नाम से इसे जाना गया। डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922। इस चौरी चौरा कांड के उसमें अगर देखें तो गांधी जी को क्या कर लिया गया था? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को कब अरेस्ट कर लिया गया था? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 10 मार्च 1922। गांधी जी अरेस्टेड on 10 मार्च 1922। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और इनको जब अरेस्ट किया गया था कितने समय के लिए किया गया था? अरेस्ट किया गया था फॉर 6 ईयर। 6 साल के लिए यहां पर क्या कर लिया गया था? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके साथ साथ यहीं पर अगर देखें तो गांधी जी ने क्या कर लिया था? गांधी जी ने विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया था? विड्रॉ कर लिया गया था। और जब गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया जाता है तो फिर यहां पर क्या होता है? देख, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉ कर लेने के बाद, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद और गांधी जी जब अरेस्ट हो जाते हैं तो कांग्रेस में एक नई विचारधारा की क्या होता है? जन्म होता है। अ न्यू एरा, एक नया युग या एक नई विचारधारा की यहां पर क्या होती है? जन्म होता है। और ये जो विचारधारा का जन्म हुआ था तो ये विचारधारा क्या कहती थी कि अब हमें क्या करना है? अब हमें सिस्टम में घुस करके सिस्टम का विरोध करना है। सिस्टम में घुस करके, सिस्टम में एंटर होकर के सिस्टम को अपोज करना है। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजों का जो विरोध था, अंग्रेजों का जो अपोज था, ये उनसे सामने से किया जा रहा था, उनके सामने से किया जा रहा था। अब ये विरोध क्या किया जाएगा? अब ये विरोध कैबिनेट में जाकर के, उनके गवर्नमेंट में शामिल होकर के अंदर से उन्हें क्या किया जाएगा? अपोज किया जाएगा। और ये जो विचारधारा थी, ये विचारधारा किनके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और CR दास जी के द्वारा। यहां पर जो न्यू एरा थी, 2 तरह के यहां पर लोग आते हैं। एक जिनको बोला गया क्या? एक जिनको बोला गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। नॉन ट्रांसफॉर्मलिस्ट, या इन्हीं को क्या बोला गया? अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी कहा गया। और दूसरी साइड जो अगर देखें तो दूसरी साइड कौन थे? दूसरी साइड थे ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। ट्रांसफॉर्मलिस्ट, या जिनको बोला गया आपका क्या? परिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी लोगों में देखें तो कौन कौन थे? अपरिवर्तनवादी का मतलब था जो अभी भी ये बोल रहे थे कि हमने ब्रिटिश को ऐसे ही अपोज करके क्या करना है? स्वतंत्रता को हासिल करना है। तो अपरिवर्तनवादी में ग्रुप में सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। ये लोग अभी भी क्या कर रहे थे? ये लोग अभी भी ये चाह रहे थे कि हम अभी भी सिस्टम के बाहर से क्या करेंगे? सिस्टम के बाहर से हम अंग्रेजों को अपोज करेंगे। मतलब ये अपरिवर्तनवादी थे। और परिवर्तनवादी में अगर देखें तो परिवर्तनवादी में आ जाएंगे
मोतीलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू जी के साथ साथ CR दास। ये लोग क्या चाह रहे थे? ये लोग चाह रहे थे कि अब हम सिस्टम का पार्ट बनेंगे और सिस्टम का पार्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे? सिस्टम का पार्ट बनने के बाद हम इसको अंदर से ही अपोज करेंगे। हम अंग्रेजों को उनके सिस्टम में जाकर के अपोज करेंगे। तो इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था? इन लोगों ने मिलकर के स्टेबल किया कांग्रेस खिलाफत स्वदेशी पार्टी, या सॉरी, इन लोगों ने मिलकर के स्टेबल किया था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का इन्होंने क्या किया था? एस्टैब्लिशमेंट किया था। और स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्वराज पार्टी को एस्टेबल किया गया था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसको बोला गया स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और स्वराज पार्टी का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो इसके स्टेबल किस लिए किया गया था? ये स्टेबल एज अ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इस तरह से क्या हुई थी? ये स्टेबल हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जब यहां पर स्टेबल होती है तो इसके बाद अगर देखें तो क्या था? देखो, सिंपल सा एक चीज समझना यहां पर कि लोग क्या कर रहे थे? लोगों में गुस्सा था। अब जब लोगों में यहां पर गुस्सा था तो एक साइड जो ये नई विचारधारा थी, नई विचारधारा क्या कर रही थी? नई विचारधारा सिस्टम के अंदर जाकर के ब्रिटिश को अपोज करने का प्लान बना रही थी। इसलिए यहां पर इन्होंने क्या फॉर्म किया था? स्वराज पार्टी। और मोतीलाल नेहरू जी और CR दास ने क्या किया? आगे जब मोतीलाल नेहरू और CR दास जी को देखेंगे तो 1922 में गया का जो सेशन होता है, गया का जो अधिवेशन होता है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में जो गया में सेशन हुआ था, गया में जो सेशन हुआ था, गया सेशन, तो गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? गया सेशन के प्रेसिडेंट थे CR दास। CR दास जी यहां पर क्या थे? गया सेशन में प्रेसिडेंट थे। जब CR दास जी गया सेशन में प्रेसिडेंट थे तो यहां से क्या किया गया था? इस सेशन से मोतीलाल नेहरू जी और CR दास, इन दोनों ने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। रिजाइन मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, इन दोनों ने क्या कर लिया था? इन दोनों ने रिजाइन कर दिया था। और जब इन दोनों ने रिजाइन कर दिया तब फिर उसके बाद यहां पर क्या बनाया गया? तब फिर इन्होंने 1923 में बनाया था किसको? स्वराज पार्टी को। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को बनाया गया। फिर देखते हैं आगे। आगे यहां पर क्या हुआ? जब नवंबर 23, यहां पर ये जो स्वराजवादी पार्टी थी, स्वराजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इस स्वराजवादी पार्टी ने क्या किया था? स्वराजवादी पार्टी ने नवंबर 1923 में क्या होते हैं? जब चुनाव होते हैं, नवंबर 1923 में जब चुनाव हुए, किसके चुनाव हुए थे? यहां पर नवंबर 23 में जो चुनाव हुए थे, सेंट्रल लेजिस्लेशन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की जब यहां पर क्या होते हैं? आपका नवंबर 1923 में चुनाव हुए थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में यहां पर स्वराजवादियों के द्वारा क्या किया गया? स्वराजवादियों के द्वारा 42 सीटें जीती गई थी। कितने में से? 101 में से।
स्वराजवादी won 42 seats out of 101। 101 में से 42 सीटों को क्या किया था, स्वराजवादियों ने जीता था। और जब 42 सीटों को स्वराजवादियों के द्वारा जीता गया था तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, स्वराजवादियों के लिए। आगे अगर हम यहीं पर देखें तो 1925 में क्या हुआ था, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेलेक्ट किया गया था क्या, प्रेसिडेंट। विट्ठल भाई पटेल को क्या किया गया था, विट्ठल भाई पटेल को सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। विट्ठल भाई पटेल को यहां पर प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था और ये स्वराजवादी पार्टी के लोगों की एक बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। इसके बाद यहां पर देखिए आगे 16 जून 1925, 16 जून 1925 को आफ्टर द डेथ ऑफ C.R. दास, जून 1925 को आफ्टर द डेथ ऑफ C.R. दास, C.R. दास की मौत के बाद अगर देखें कमजोर पड़ने लग जाती है। और जब ये स्वराजवादी पार्टी कमजोर पड़ने लग जाती है तब यहां पर कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आते हैं और इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। रेट करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और कमेंट करके बताइएगा इसमें अगर कोई डाउट है या अगर कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। आज के लिए इतना ही। Thank you and all the best. SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ेंगे कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी ने क्या किया था, स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। बट उसके बाद अगर देखें तो भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो जाते हैं, भारत की आजादी के लिए शुरू हो जाते हैं। और अगर हम उन क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन आएगा उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द HRA। HRA का मतलब क्या है, HRA की अगर हम बात करें तो इसे बोला गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में सबसे पहले आ जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यहां पर आ जाएगा। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसको स्टेबल कब किया गया था, अगर बात करें तो अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924, 1924 अक्टूबर में क्या किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था, इसको कहां पर फॉर्म किया गया था, ये फॉर्म किया गया था आपका
कानपुर में। कहां पर फॉर्म किया गया था? कानपुर में इसको फॉर्म किया गया था। और जब इसको कानपुर में फॉर्म किया गया था तो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसे राम प्रसाद बिस्मिल, अगर इसके फाउंडर मेंबर को देखें तो फाउंडर मेंबर को अगर देखें तो यहां पर कौन आ जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ अगर देखें तो सचिंद्र सान्याल, अशफाक उल्ला खां के साथ देखें तो जोसेफ चटर्जी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद के बाद जो आगे आएंगे उन्हें बोलेंगे हम क्या? रोशन सिंह के साथ और यहां पर आ जाएंगे कौन? जिन्हें बोला जाएगा राजेंद्र लहरी। इतने सारे लोग और भी बहुत सारे लोग थे जिन सारे के सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया था? इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर के इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया था। अब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया क्या? सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो फेमस था उसे क्या बोला गया? उसको कहा गया काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसको बोला गया काकोरी कांड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन था इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका क्या? काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी रॉबरी केस। इसे काकोरी रॉबरी केस भी क्या बोलते हैं? कहा जाता है काकोरी रॉबरी केस। ठीक है, इस काकोरी रॉबरी केस की अगर बात करें तो इस काकोरी रॉबरी केस में इन्होंने किया क्या था? सबसे पहले 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को इन्होंने क्या किया था? 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी कांड किया था। काकोरी में इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेन रॉबरी किया था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक प्लेस पर इन्होंने क्या किया था? काकोरी नामक प्लेस पर इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को क्या कर लिया था? 8 डाउन ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था। और जब इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया तो सरकारी खजाना पूरा का पूरा इनके द्वारा क्या कर लिया गया था? लूट लिया गया था। तो इसे बोला गया आपका काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी। इस काकोरी केस में अगर हम बात करें तो इस काकोरी केस में क्या हुआ था? इस काकोरी केस में फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी? आपका राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल के बाद देखें तो अशफाक उल्ला खां के साथ रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, इन्हें क्या कर दिया गया था? इन्हें फांसी दे दी गई थी। और यहां पर अगर देखें तो ये तो फांसी पर टांग दिए गए थे, एस्केप्ड। यहां से चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे? चंद्रशेखर आजाद यहां से भागने में कामयाब हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद जब यहां से भागने में कामयाब हुए थे तो आगे देखते हैं क्या था। देखिए 1928 की अगर बात करें तो 1928 में क्या किया था?
1928 में एक और पार्टी को फॉर्म किया गया था जिसको बोला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहां पर बनाया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे क्या कर दिया गया था, फॉर्म किया गया था 1928 1928 में। ठीक है, 1928 में क्या किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था। कहां पर फॉर्म किया गया था, एट फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला में क्या किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था। और फिरोज शाह कोटला पड़ता कहां पर है, फिरोज शाह कोटला पड़ता है आपका दिल्ली में। ठीक है, ऐसे किन लोगों ने मिलकर के स्टेबल किया था, किन लोगों ने ऐसे फॉर्म किया था, तो यहां पर बात करें तो इसके जो फाउंडर थे HSRA के, ये यहां पर फाउंडर कौन कौन थे आपके, चंद्रशेखर आजाद। देखिए चंद्रशेखर आजाद उस रॉबरी से क्या हुए थे, उस रॉबरी वाले केस से भागने में कामयाब हो गए थे, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी से। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी से भागने में ये चंद्रशेखर आजाद कामयाब हो गए थे। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ क्या हुए थे, शामिल हुए थे। इनके साथ साथ कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड मैनी अदर्स। इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया था, इन सब लोगों ने मिलकर के यहां पर जो फिरोज शाह कोटला में इन सब ने मिलकर के क्या किया था, इस हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन को बनाया था। इसे भी एज इट इज रहने देते हैं और आगे हम यहां पर कुछ और फैक्ट जानते हैं, फिर मैं आपको आऊंगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या किया था वो बताने। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, इसके कंटेम्प्रेरी साइमन कमीशन के समय पर एक इवेंट हुआ था जिसका बदला इस HSRA के द्वारा क्या किया गया था, लिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन की अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ये कब हुआ था, साइमन कमीशन का जो फाउंडेशन हुआ था ये हुआ था आपका 8 नवंबर 1927। कब हुआ था, 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, साइमन कमीशन को बनाया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन साइमन। 7 मेंबर थे इस कमीशन में। प्रेसिडेंट थे जॉन साइमन एंड 7 मेंबर थे इस कमीशन में। 7 मेंबर थे इस कमीशन में और 7 मेंबर जो यहां पर थे तो इनमें अगर देखें तो नो इंडियन, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था, कोई भी इंडियन इसमें नहीं था। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया, इसको कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन क्या किया गया, इसको कहा गया। अब देखिए बना कब था, ये बना था आपका 8 नवंबर 1927 को और जब ये भारत कब पहुंचता है, ये भारत पहुंचता है 1928 को भारत पहुंचा। इसे बनाया किस लिए गया था, भारत में कैसे संवैधानिक सुधार किए जाएं, कैसे यहां पर कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, इसके लिए यहां पर क्या किया गया था, इस साइमन कमीशन को बनाया गया था। जब साइमन कमीशन 1928 में क्या पहुंचता है आपका, 1928 में भारत पहुंचता है तो सभी लोगों ने यहां पर क्या किया था, सभी लोगों ने यहां पर इसको विरोध किया था, इसका अपोज किया था। जब साइमन कमीशन का सबका अपोज किया था, इवन स्लोगन भी दिए गए थे। स्लोगन आप सभी ने यहां पर पढ़े होंगे,
साइमन गो बैक जैसे यहाँ पर वो दिए गए थे, और जब साइमन गो बैक जैसे यहाँ पर क्या दिए गए, आपके स्लोगन्स दिए गए, तो इसी कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लाठियों से मारे जाने से क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक है, इसी का अपोज करते हुए क्या हुआ था, इसी को अपोज करते हुए लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय जी को क्या कहा गया, लाला लाजपत राय को बोला गया पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय की यहां पर क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और जब लाला लाजपत राय की यहां पर मौत हो जाती है, याद रखिएगा पंजाब केसरी कहा जाता है इन्हें, तो लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला, इसका जो रिवेंज था, बदला था, ये बदला किसके द्वारा लिया गया था, ये बदला लिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर, भगत सिंह एंड सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर के क्या कर दिया था, इन तीनों ने मिलकर के किल्ड सैंडर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और जब इन तीनों ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर दी, तो लाला लाजपत राय की पिटाई का बदला क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में अगर देखें, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की थी, 27 मई 1930 को। साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कब, ये रिपोर्ट पब्लिश की थी 27 मई 1930 को। अभी आगे आएंगे इस रिपोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानेंगे। बट उससे पहले यहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक दो कांड और जान लेते हैं। 1929 में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटर में जब पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जब क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो यहां पर अगर देखें, यहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने क्या किया था, यहां पर अगर देखें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को यहां पर क्या कर दिया था, बॉम्ब विस्फोट यहां पर कर दिया गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में यहां पर बम फेंका, तो यहीं से भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था, जिसे क्या बोला गया, जिसे कहा गया इंकलाब जिंदाबाद। यहीं से भगत सिंह ने जो नारा दिया था, स्लोगन, वो स्लोगन क्या कहलाया, वो स्लोगन कहलाया आपका इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का यहां से क्या दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था। इस केस में अगर हम देखें तो क्या था, इस केस में जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ये दिया गया भगत सिंह के द्वारा। और इंकलाब शब्द की अगर बात करें तो जो महमूद इकबाल थे, महमूद इकबाल ने महमूद इकबाल ने एक किताब लिखी थी बंग ए दर्रा, उसमें सबसे पहली बार इन्होंने इस इंकलाब शब्द की बात कही थी या इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को अगर देखें तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को लाहौर केश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर केश में क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। और 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क
अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, आगे आते हैं और अब हम जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में और साइमन कमीशन की उस रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद भारत में क्या क्या हुआ। जब साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तो 27 मई 1930 को जब इसकी रिपोर्ट पब्लिश गई तो इनकी रिपोर्ट को हर जगह पर क्या किया गया, अपोज किया गया। जब इनकी रिपोर्ट का हर जगह पर अपोज किया जाता है तो फिर इनके द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को चैलेंज किया गया कि अगर इतना ही है तो आप खुद अपने लिए क्या करिए, आप खुद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, खुद अपने लिए एक संविधान बनाइए। तो ये जो चैलेंज था ये हमारे देश में एक्सेप्ट किया गया था, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इस समय पर अगर देखें तो जो भारत का सचिव, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे, वर्कन हेड। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे लॉर्ड बर्कन हेड। लॉर्ड बर्कन हेड यहां पर क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। तो लॉर्ड बर्कन हेड यहां पर जब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया गया था एक क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और ये जो चैलेंज था, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया गया था किनके द्वारा, ये एक्सेप्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये चैलेंज क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो जब मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया तो इन्होंने भारत के लिए क्या किया था, एक ड्राफ्ट बनाया था। उस ड्राफ्ट में क्या क्या था, तो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट में एक डोमिनियन स्टेट का क्या मांगा गया था, डोमिनियन स्टेट का एक दर्जा मांगा गया था, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी की यहां पर इनके द्वारा की गई थी, बात की गई थी। तो जब यहां पर क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट को इन्होंने कब सबमिट किया था, नेहरू जी ने 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1928 को इसे क्या किया गया था, इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। 10 अगस्त 1928 को जब पब्लिश किया गया था तो यहां पर 19 मूल अधिकारों की बात की गई थी। इसके बाद आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन की बात अगर करें, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। और लाहौर सेशन जब 1929 में हुआ तो यहां पर इसके प्रेसिडेंट कौन थे, लाहौर सेशन के अगर प्रेसिडेंट देखें, प्रेसिडेंट, तो इनके प्रेसिडेंट कौन थे, इनके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां पर क्या थे, लाहौर अधिवेशन में प्रेसिडेंट थे। और यहां पर क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ये जितना भी कुछ चल रहा था, जितना भी यहाँ पर साइमन कमीशन एंड ऑल सारी जो एक्टिविटीज हो रही थी, उन सब के अगेंस्ट अगर यहाँ पर देखें तो क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था, पूर्ण स्वराज के मतलब को अगर देखें तो था आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। पूरे के पूरे देश में जो मूवमेंट होगी उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कंप्लीट मूवमेंट, पूर्ण स्वतंत्रता। इस पूर्ण स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1929 को क्या किया गया था, 26 जनवरी 1929 को ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1929 को
रावी नदी के किनारे क्या किया गया था, रावी नदी के किनारे हमारा जो तिरंगा है, तिरंगे को फहराया गया था। और तिरंगे को फहराने के साथ साथ यहां पर क्या किया गया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया गया था, इसको मनाया गया था। और इस पूर्ण स्वराज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, पूर्ण स्वराज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यहां पर क्या शुरू किया गया था, यहां पर शुरू किया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए यहां पर स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या बोला गया आपका, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये क्या कहलाया आपका, दिस इज नोन एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फरवरी 1930, फरवरी 1930, फरवरी 1930 को क्या हुआ था, फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, साबरमती आश्रम में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो साबरमती आश्रम से यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर किसको सौंपी गई थी, बागडोर सौंपी गई थी गांधी जी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर सौंपी गई थी गांधी जी को। गांधी जी को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर सौंपी गई तो इन्होंने नमक कानून को तोड़ करके सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये जो मूवमेंट है स्टार्ट कैसे हुई थी, दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह या नमक कानून को तोड़ करके क्या किया गया था, नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस समय अगर देखें तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड इरविन। दैट टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड इरविन। इरविन क्या थे इस समय पर, इरविन थे यहां पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो साल्ट सत्याग्रह बिगिन विद द दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह बिगिन विद द दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ क्या हुआ था, इस साल्ट सत्याग्रह आपका शुरुआत हुई थी, बिगिन हुआ था। एंड इसे अगर देखें तो ये क्या था आपका, दिस वन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिविल ओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये क्या था आपका पहला फेज था। दिस वन इज नोन एज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस। गांधी जी लेड द दांडी मार्च, गांधी जी लेड द दांडी मार्च from साबरमती आश्रम to near sea coast। और सी कोस्ट में जो नियर प्लेस था उसे क्या बोला गया, दैट इज नोन एज द दांडी। दांडी तक क्या किया गया था इनके द्वारा, इस उसको लेड किया गया था। और इन दिस जर्नी 24 डेज, 24 दिन, 24 दिन में अगर देखें तो कितने किलोमीटर को, 390 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर क्या किया गया था, कवर किया गया था। और इसमें अगर देखें तो यहां पर गांधी जी को थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन, हजारों लोगों ने यहां पर क्या किया था, गांधी जी को इस मूवमेंट में, इस दांडी मार्च में क्या किया था, इन्हें ज्वाइन किया था। और 5 अप्रैल को ये कहां पहुंचते हैं, दांडी। 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को कहां पर पहुंचते हैं, ये दांडी में पहुंचते हैं। और उसके नेक्स्ट डे अगर देखें तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने ब्रोक द साल्ट रूल, नमक कानून को यहां पर क्या कर दिया गया था, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया गया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा गया था। इसके बाद यहां पर क्या होता है, इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो 4 मई की रात को
4 मई 1930, 4 मई 1930 को गांधी जी अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के यहां पर क्या कर दिया गया था, सेंड हिम टू यरवदा जेल। यरवदा जेल में क्या कर दिया गया था, इनको भेज दिया गया था अरेस्ट करके। अगर यहां पर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों स्टार्ट किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर हम कारणों को जानें तो सबसे पहले यहां पर अगर देखें तो मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स हमारे देश के लिए बनाई थी, जो भी यहाँ पर उन्होंने प्रपोजल्स थे, उन सारे के सारे प्रपोजल के अगेंस्ट यहाँ पर क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। ब्रिटिश ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। नेहरू रिपोर्ट जहां पर उनके द्वारा क्या किया गया था, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमें ये 19 तरह के 19 तरह के क्या मांगे गए थे, 19 तरह के जहां पर उनसे मांगे गए थे फंडामेंटल राइट्स। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज को पास कर दिया गया और 1929 में पूरे के पूरे विश्व में क्या आई थी, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। और सबसे बड़ी चीज जो स्वराजवादी थी पार्टी थी, स्वराजवादी पार्टी और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इन सब का क्या हो जाना, इन सब का फेल हो जाना, ये सारा कुछ कारण बना था किसका, ये सारा कुछ कारण बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। रेट करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है। मेरी पर्सनल मेल आईडी पे या वीडियो के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Good night and all the best. SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now